इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोस्तों पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक्ट 73 से स्टार्ट किया था क्लास में, और इसके प्रीवियस सेक्शन में एक्ट 1935 पढ़ाया था। इसके पहले 1919 का एक्ट, इसके पहले 1909 का एक्ट। ये एक्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको कॉन्कर आईएएस की प्ले लिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, IIA 1947। हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ, इसकी हम इसलिए भारत इसको बोलते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका फर्स्ट पॉइंट, 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो आया, तो इसमें 20 फरवरी 1947 को बोला गया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सत्ता उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। ठीक है, तो 30 फरवरी को एक मिनट दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई और 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो 30 जून के बाद उत्तरदायित्व जो शासन है भारत के हाथों में सौंप दिया जाए, मतलब भारत का खुद का शासन होगा। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और विभाजन की बात कही। तो जब ये घोषणा हुई उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये बोला गया कि 30 जून 1947 को भारत का उत्तरदायित्व शासन भारत के हाथों में दे दिया जाएगा। इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत विभाजन की बात कही, मतलब भारत से पाकिस्तान के अलग होने की बात कही। उनने इसको प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान अलग होगा। जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, और जो आज का पाकिस्तान हो वो पश्चिमी पाकिस्तान था। दोनों अलग अलग थे, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। तो इसको लेकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं संविधान सभा हमारा एक अलग टॉपिक है, तो उसमें हम बात करेंगे संविधान का गठन हमारे यहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आज यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो 30 जून की डेडलाइन थी। ठीक है, तो 30 जून के बाद तो इनने 3 जून 1947 को एक बार 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई थी कि 30 जून 1947 को भारत में शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन 3 जून को 20 फरवरी के बाद 3 जून को फिर से घोषणा हुई कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया कानून उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जैसे मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को बहिष्कार किया, तो ब्रिटिश सरकार ने 3 जून को फिर से स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बनाकर इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार ने फिर से घोषणा किया कि जो 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, ना ही उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस योजना को उसी दिन को 3 जून को क्या बोलते हैं, इसको माउंट बेटन योजना बोलते कहा गया। ठीक है, क्योंकि इस 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान ऑफ भारत को विभाजन की योजना को स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनकर इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीज याद रखनी है कि पहली बार 20 फरवरी 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और विभाजन की बात कही। ठीक है, तो 3 जून 1947 को ही ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में बनी संविधान सभा का गठन उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर 3 जून को ही 1947 को माउंटबेटन योजना आई जिसमें विभाजन की बात कही गई, तो उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, आपको होपफुली चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों इसमें आपसे ये पूछता है माउंटबेटन योजना। तो ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। ठीक है, और इसी दिन 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और माउंटबेटन प्लान ये बोलता है विभाजन मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस अधिनियम की जो अब 1947 का अधिनियम आया है, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। तो 1947 का अधिनियम, ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। सेकंड पॉइंट, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमेनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। थर्ड पॉइंट, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमेनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं 4 पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो 1947 का अधिनियम जो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी, तो उसी के उसने भारत पाकिस्तान को विभाजन का योजना स्वीकार कर ली। तो फिर इसी विभाजन के बाद ही 1947 अधिनियम को स्वीकार किया गया। तो इसमें यह बोला गया कि भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश का राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाया जाएगा। मतलब दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की जब घोषणा हुई, तो उसमें ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु राष्ट्र, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा।
और 3 जून 1947 को ही 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता की गई। तो जो 1947 का अधिनियम है, इसमें 2 बातें कही गई कि भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन मतलब 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग बनाया गया। इससे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। स्वतंत्र मतलब अपने अपना देश, अपना कानून और अपने लोगों के द्वारा, इसमें किसी और राज्य का आधिपत्य नहीं होगा। संप्रभु मतलब संप्रभु कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे ये है कि राज्य मतलब भारत या पाकिस्तान किसी और राज्य के कहने पर अपना जो निर्णय है नहीं लेगा, अपने चुनी हुई सरकार अपना निर्णय लेती है और उस पे शासन करती है। ठीक है, संप्रभु मतलब खुद की स्वतंत्रता होगी सरकार को, किसी देश या किसी राष्ट्र के दबाव में नहीं आएगी, जैसा कि पहले ब्रिटिश के उसमें था, तब संप्रभु राष्ट्र नहीं था। अब इंडिया 1947 अधिनियम के द्वारा स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया है और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, उनसे किसी प्रकार से किसी का दबाव नहीं आएगा। ठीक है, और 1945 का अधिनियम, यहाँ पे दोस्तों वायसराय जो हमारे यहाँ था, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन पाकिस्तान और इंडिया दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट के सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। तो जब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उन दोनों भारत में भी और पाकिस्तान में भी राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिनकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट सरकार की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी और तब ब्रिटेन की सरकार पर इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो जो नया गवर्नर जनरल बनाया गया भारत में भी और पाकिस्तान में भी, उस पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी, लेकिन इन पर ब्रिटेन सरकार के इन पर गवर्नर जनरल पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों, और नेक्स्ट 4th पॉइंट, इस कानून ने ब्रिटिश भारत का सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, मैंने आपको पहले ये आपको मैं समझा चुका हूं। 1 मिनट, भारत का सचिव का पद, क्योंकि भारत का सचिव का पद वही ग्रहण कर सकता था जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट का मेंबर हो और वो कैबिनेट ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायित्व थी, क्योंकि भारत के सचिव के लिए एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 15 मेंबर थे। तो परिषद की सिफारिश मानना भारत के सचिव के लिए सलाहकारी थी। ठीक है, ना कि उत्तरदायित्व। तो ये भारत का सचिव जो था, तो ये ब्रिटेन कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए, तो वो भारत का सचिव बनता था और भारत के सचिव के पद के काम को कम करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसका अध्यक्ष भारत का सचिव होता था। ये पूर्ण रूप से ब्रिटेन के लिए उत्तरदायित्व था, तो इसलिए 1945 का अधिनियम में भारत के सचिव का पद को समाप्त कर दिया गया और सभी शक्तियां राष्ट्रमंडलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। अब ये भारत सचिव की जगह राज्य का सचिव होगा, जो कि इसके पास सभी शक्तियां होंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और भारत का सचिव का भी पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की जगह राज्य सचिव बना दिया गया और वायसराय की जगह गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1947 का अधिनियम आया, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, भारत का विभाजन हो गया। तो इसमें
भारत और पाकिस्तान देश बना और वायसराय की जगह क्या बन गया दोस्तों? वायसराय की जगह गवर्नर जनरल बन गया और भारत सचिव की जगह क्या बन गया दोस्तों? राज्य सचिव बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने आपको कवर किया। फिफ्थ पॉइंट, इसने दोनों डोमिनियनों राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी और सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी और यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। मतलब दोस्तों जो 1947 का अधिनियम था, तो इसमें ये बोला गया, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, ठीक है, तो इन दो अलग राज्य हैं और अपना संविधान बनाएंगे और किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति भी है। अगर जैसे भारत हो या कि पाकिस्तान हो, किसी और देश के संविधान को अडॉप्ट कर सकता है। तो हालांकि भारत का अपना खुद का संविधान है, लेकिन इस 1947 का अधिनियम में ये बात कही गई और इसके साथ ये भी कही गई कि सभाओं को ये भी शक्ति थी कि ब्रिटिश कानून को, जितने भी कानून हैं वो समाप्त कर सकती हैं और वो स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकती हैं। मतलब जो ब्रिटिश ये जो हमारा जो भारत हो या कि पाकिस्तान हो, जब ये स्वतंत्र हुई तो ये जो पहले के कानून थे ब्रिटिश कानून, इनको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अपना खुद का संविधान बना लिया और अगर ये चाहें तो 1947 का भी अधिनियम ये समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया 1947 का अधिनियम में ये बोला गया कि दो राज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों राज्यों का अपना अपना संविधान हो या कि किसी देश के संविधान को ये अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो इस सभा के पास शक्ति है कि वो, और सभा के साथ ये भी शक्ति है कि वो नए कानून का सृजन कर सकती है और ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है और साथ ही जो 1947 का अधिनियम है इसको भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 6, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंध क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मनाने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि भारत दो डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान को संविधान सभा के पास ये शक्ति प्रदान की गई कि वह नए संविधान के निर्माण क्रियान्वयन होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में विधानसभा बना सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून न बनाए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो 1947 का अधिनियम आया तो इसमें ये बोला गया कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान जब तक वो 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त तक अपना अगर 15 अगस्त तक का जो का पीरियड है, क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, मतलब घोफड़ा विभाजन की बात कही गई। तो 15 ठीक है, तो वहां से 3 जून से 15 अगस्त के बीच अगर सरकार चाहे, मतलब कि संविधान सभा चाहे तो अपनी विधानसभा संबंधित क्षेत्र में विधानसभा नया संविधान कार्यान्वित करने के लिए बना सकती है। और ब्रिटिश संविधान में ये 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश संविधान में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि जब तक भारत या पाकिस्तान कोई भी कानून अगर नहीं मानते तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी क्योंकि वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि
कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा, मतलब ब्रिटिश का कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों मतलब भारत और पाकिस्तान इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बनाए। अगर आप यहाँ पे ये 15 अगस्त के बाद ये दोस्तों बात हुई कि ब्रिटिश का जो कानून है भारत या पाकिस्तान पे नहीं लागू होगा, तब तक नहीं लागू होगा जब तक भारत या पाकिस्तान कोई भी नया कानून ना, मतलब उस पर कोई कानून ना बनाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भारत एक 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 7, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। 1947 का जो अधिनियम आया दोस्तों, उसमें ये बोला गया शाही उपाधि चाहे भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो शाही उपाधि पहले जैसे भारत का सम्राट, वायसराय या जैसे किसी का मतलब कि ऐसी उपाधियां जो भी थी जो शाही राजघराने की उपाधियां थी वो सब भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 8, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौते संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा हो गई। मतलब 15 अगस्त 1947 पर भारत की रियासत, भारत की राज्य पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त की घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों पर समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ठीक है, ब्रिटिश संप्रभुता तो समाप्त हुई दोस्तों, उसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों की भी संप्रभुता समाप्त हो गई। वहां पे मतलब ब्रिटिश का कोई वो नहीं आ सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट 9, इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी कि चाहे वे तो भारत डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन के साथ मिल सकती है, स्वतंत्र रह सकती हैं। 1947 का जो अधिनियम आया तो उसमें ये बोला गया चाहे वो भारत पाकिस्तान जो राजवाड़ा था, तो चाहे वो भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, ठीक है, या कि वो स्वतंत्र हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो रियासत थी, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 रियासतें थी, एक ब्रिटिश और दूसरा भारत की रियासतें। तो इसमें ये बोला गया कि जो ब्रिटिश आधिपत्य था, मतलब जहां पे ब्रिटिश का शासन था, तो वहां तो भारत और पाकिस्तान का वो आया। लेकिन जो उसके अंदर जो भारत की रियासतें थी वो भी अपने आप में अगर ये या कि वो भारत में शामिल हो जाए या कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए या कि अपने आप में स्वतंत्र हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो लगभग यहाँ हमारे मतलब इंडिया में 562 रियासतें थी, तो जिनको मतलब मिला के, हालांकि मैं आपको बाद में इसकी क्लासेस करूंगा क्योंकि ये आज़ादी के बाद का भारत है, कैसे उसका एकीकरण हुआ, भारत में सब लोग शामिल हुए, कैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का क्या समस्या थी। तो ये भारत का पुनर्गठन अधिनियम जो आज़ादी की बात भारत में सिलेबस उस पर हम डिटेल से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1947 के अधिनियम में 2 ही बातें बोली गई, जो भारतीय रियासतें हैं या कि वो स्वतंत्र हों या कि भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों। ठीक है, या अलग अपने आप में स्वतंत्र रह सकती हैं, यहाँ पे ये बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट 10, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमेनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमेनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। देखो दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया, ठीक है, उसके बाद जो पहली बार 1951 मतलब 1951-52 में चुनाव हुआ और पहली बार चुनी हुई सरकार आई,
इंडिया में। लेकिन 1947 से 51-52 तक हमारा संविधान सभा में जो 1946 में हुई चुनाव या कि उसमें चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा बनाई गई और उसमें अधिनियम आया, तो उनको ये बोला गया कि 1947 अधिनियम के अंतर्गत इनको मतलब कि नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन मतलब प्रत्येक राज्य भारत और पाकिस्तान शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था थी। हालांकि दोनों डोमिनियन और राज्यों में इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। ठीक है, कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि 1947 के अधिनियम में ये बोला गया कि भारत अपना संविधान बनाए और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई और इसमें जो 1935 का अधिनियम था उसमें आप मतलब कानून में सुधार करने का भी अधिकार था। ठीक है तो दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट 11, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित किया और लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे यह है 1947 का जो अधिनियम है तो उसमें ब्रिटिश शासकों को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकार करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश जो शासक थे उन पर विधेयक पर मत नहीं दे सकते। ठीक है, जो ब्रिटिश शासक विधेयक पर मताधिकार नहीं कर सकते। ठीक है ना, और उन्हें स्वीकृत करने पर अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक पर स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन जो ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि वायफ राय को समाप्त करके वायफराय का पद समाप्त करके क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। तो अब इसको मतलब विधायक भी स्वीकार करे, स्वीकार करने का अधिकार हो गया। ठीक है, तो 11 पॉइंट ये बोलता है कि ब्रिटिश शासकों के विधेयक पर वोट डालने का अधिकार या उन्हें स्वीकार करने का अधिकार वंचित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर, क्योंकि अभी 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ तो 1947, ठीक है, तो उस पर ये किया गया कि लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर वो तो ना ही मत दे सकते ना उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश शासन का ही नाम चल रहा था। तो जो गवर्नर जनरल है किसी भी विधेयक को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, वाया गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, 12, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। कहने का तात्पर्य दोस्तों मैंने आपको बताया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1947 अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। जैसे अभी राष्ट्रपति प्लस राज्यों में राज्यपाल, तो ऐसे गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया और उन्हें सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद पर परामर्श पर कार्य करना होता था। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल हो या प्रांतीय गवर्नर जनरल हो, वो मंत्रिपरिषद की परामर्श पर कार्य करना होता था। ठीक है, जैसे आज भी है। ठीक है, 13, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों की वही सुविधा मिलती रहे जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। ठीक है, तो
भारत के राज्य सचिव, क्योंकि पहले क्या था दोस्तों, भारत का सचिव था तो उसको भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करना या पदों पर आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। और 15 अगस्त 1947 के पूर्व सिविल सेवा भर्ती की वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त थी। मतलब भारत का सचिव जो था उसका पद समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करना या पदों पर आरक्षण की प्रणाली समाप्त कर दी गई। और जो पहले के सिविल सेवक थे तो उनको वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो पहले मिलती थी। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से पूर्व। तो इस प्रकार 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को इंडिया। मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समझ सकते हैं दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट मिल गई भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, तो 14-15 अगस्त को 14-15 अगस्त की मध्यरात 1947 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत का अंत हुआ और दो स्वतंत्र राज्य आए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका जवाब होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्हें न जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन के सांसद के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर, पहले राष्ट्रपति नहीं था, पहले गवर्नर जनरल था। कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था जो कि इन जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया है। ठीक है, और 1946 में बनी संविधान सभा को ही क्या मान लिया गया दोस्तों? संसद मान ली गई। ठीक है, संसद मान ली गई। तो 1946 में गठित संविधान सभा, 1946 में गठित संविधान सभा को ही क्या मान लिया गया दोस्तों? संसद मान लिया गया। ठीक है, और संसद ही स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण से लागू हुआ। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत का कानून लागू हुआ। इस प्रकार हमारा एक स्वतंत्र देश और स्वतंत्र संविधान। तो ये जो अंतिम सरकार 1946 की जो सरकार थी उसको हमने क्या माना ना दोस्तों? सांसद माना। और पहले पीएम कौन थे? तो आपका जवाब होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए 1951 और 1952 के मध्य हुआ। ठीक है, पहली बार मतलब यहाँ चुनी हुई आई थी। और जो अभी तक था 1946 से 51, जब तक चुनाव नहीं हो 51 तक, तो अंतिम सरकार जो बनी हुई थी वही संसद, जो मैंने आपको बताया, तो संविधान सभा ही संसद के रूप में इसको मान लिया गया। और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई। ठीक है, क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पहले आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अंतिम सरकार 1946 में कौन क्या था। ठीक है, तो पहला पॉइंट जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। थर्ड राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले
राष्ट्रपति होंगे। लेकिन 1950 मैंने जैसा आपको बताया 1950 तक क्या था दोस्तों, तो अपने यहाँ गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो अभी 1945 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति 1950 में बनेंगे, लेकिन ये अभी एक खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं। और चौथा जान मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। पांचवा जगजीवन राम, श्रम। ठीक है, छठवां सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। सातवां CH भाभा, कार्य खनन एवं ऊर्जा। आठवां लियाकत अली वित्त इम्पोर्टेंट, तो आपका लियाकत अली। रक्षा सरदार बलदेव सिंह इम्पोर्टेंट। श्रम जगजीवन राम, हमारे इसमें इनका आज़ादी से पहले भी और आज़ादी से बाद भी इनका काफ़ी महत्व है, क्योंकि इनका कार्य काफ़ी सराहनीय था। तो श्रम मंत्रालय जगजीवन राम ये बिहार से बिलोंग करते हैं। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका भारत की रियासतों का एकीकरण में काफ़ी भूमिका रही। तो ये गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू परिषद को उपाध्यक्ष बनाया गया, और राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले इन्हीं को दिया गया। तो दोस्तों 1946 के अंतिम सरकार में नेक्स्ट अब्दुर निषाद डाक एवं वायु। 10 अशरफ अली रेलवे एवं परिवहन, ये भी इम्पोर्टेंट। 11 सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला, ये भी इम्पोर्टेंट है। 12वां II चुंदीगढ़ वाणिज्य स्वास्थ्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। 13 गजनफर अली खान स्वास्थ्य में, और विधि जुगन्नाथ मंडल विधि। ठीक है, तो दोस्तों 1946 में अंतरिम सरकार में कौन कौन क्या था, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले बनाया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद को सबसे वेरी इंपॉर्टेंट खाद्य एवं कृषि। ठीक है, और जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया, और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, और वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां को दिया गया। उन्हें अंतरिम सरकार में लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय अशरफ अली को दिया गया। ठीक है तो दोस्तों, और श्री राजगोपाला को शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्रालय गजनफर अली खां को दिया गया। तो इस प्रकार अंतिम सरकार के सदस्य वायफराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, तो जो ये सभी सदस्य हैं तो ये क्या थे, वायफराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ठीक है, क्योंकि 1947 जो अधिनियम आया उसके बाद गवर्नर जनरल बना। ठीक है, और हम क्या पढ़े दोस्तों भी 1946 की अंतरिम सरकार, आप कंफ्यूज मत होना, अंतरिम सरकार। तो जो 1946 की अंतिम सरकार बनी वही 1951 तक काम करेगी। जब 1951-52 में इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद चुनी हुई सरकार आएगी। 1946 में अंतिम सरकार में वायफराय की कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य थे, और वायफराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वायफराय था। ठीक है, वायफराय परिषद का अध्यक्ष था। और इसमें मेन पॉइंट आप इसको अलग एक पेन से मैं कर देता हूँ, एक मिनट। जवाहरलाल नेहरू, एक दूसरा पेन लेता हूँ हाइलाइटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू क्या है दोस्तों, ये परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेशी मंत्रालय। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट।
राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था इनके पास। जान मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, क्योंकि आप इसको रट जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 6 सरदार वल्लभ भाई इनके पास रक्षा का था। CH भाभा कार्य एवं खनन। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों सबसे स्वास्थ्य में गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा एवं राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला। जोगीनाथ मंडल विधि का। तो इस प्रकार जो ये मेंबर थे दोस्तों, ये क्या है, वायसराय कार्यकारी परिषद के मेंबर थे और वायसराय प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब जो 1947 का अधिनियम था, 1947 में, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। इसमें किसको क्या मिला, क्योंकि उन्हें जो अंतरिम सरकार थी तो वो तो जवाहरलाल नेहरू उसमें उपाध्यक्ष थे। अब लेकिन जब 1947 का अधिनियम आया तो उसमें स्वतंत्र भारत का बनाया गया। ठीक है, तो इसमें पहला है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, इनको मंत्रालय मिला। ठीक है, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले। थर्ड आर के खड़म मुगम सेट्टी वित्त मंत्रालय मिला। फोर्थ सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। फिफ्थ CH भाभा वाणिज्य। 6 डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। 7 डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्रालय। 8वां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। 9 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्रालय। जगजीवन राम श्रम। 11वां राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। 12 रफी अहमद किदवई संचार। 13 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। 14 नरिहर विष्णु गौडिकल कार्य खनन ऊर्जा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, इसमें जो इम्पोर्टेंट था सबसे, तो जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए। भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 को बना। ठीक है दोस्तों, अब पहली बार इलेक्शन कब हुआ, तो 1951-52 में हुआ। और पहला जवाहरलाल नेहरू इनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल और विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले। वित्त मंत्रालय आर के खड़मुगम सेट्टी को। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह को। वाणिज्य मंत्रालय CH भाभा को। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्रालय बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम सरकार में भी और यहाँ भी खाद्य एवं कृषि बनाया गया। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय बनाया गया। जगजीवन राम को अंतिम सरकार में भी और भारत के पहले उसमें भी श्रम मंत्रालय बनाया गया। और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया। संचार मंत्रालय रफी अहमद किदवई को बनाया गया। और उद्योग एवं आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और कार्य एवं खनन ऊर्जा नरहरि विष्णु गाडगिल को। तो दोस्तों मैंने आपको क्या 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 पढ़ा दिया, समराज करवा देता हूँ। 1947 का अधिनियम मैंने आपको बताया, इसमें माउंट योजना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर इसमें भारत का विभाजन कैसे हुआ। पहला भारत फची का पद समाप्त करके राजा फची को बनाया गया और वायसराय की जगह गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ठीक है, और शाही उपाधि की जगह भारत का सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। और ठीक है, इम्पोर्टेंट दो भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 मध्यरात को स्वतंत्र हुए। ठीक है,
और अंतिम प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब कि पूछते हैं। अंतिम प्रकार 1946 और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 को बनाया गया। तो इस प्रकार आज की क्लास समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों हमारी आज की एक्ट की क्लासेस कंप्लीट हुई। हम आगे अब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी और संसद जो एमपीपीएससी 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारी टीम इस पर काफ़ी वर्क कर रही है और जल्दी हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे।